उत्तराखंड में इन दिनों कुछ ऐसे मुद्दे हावी हैं जिनको लेकर सियासत भी हो रही है और लगातार बयानबाजियां भी जमकर हो रही हैं। चाहे बात हाल ही में आयोजित हुआ गैरसैंण में विधानसभा का सत्र हो, विधानसभा में मंत्रियों द्वारा हुई बयानबाजी हो, या फिर गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने जैसे मुद्दे। इन्हीं तमाम मसलों पर आज बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत पहले तो आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ। सरकार ने 1,11,000 करोड़ का बजट पेश किया और चुनाव से पहले इस बजट को बीजेपी सरकार एक पूरा बड़ा बजट मान रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर? बीजेपी ने इसको एक राजनीतिक आर्ट के रूप में डेवलप कर लिया है कि बजट को खूब फुला दो। उसमें केंद्रीय परियोजनाओं में की अनुमानित खर्च मतलब कितना मिलेगा एक अनुमान डाल दिया जाता है। पुरानी जो पेंडिंग जिनको आपने प्रोजेक्ट के रूप में भेजा है उनको सम्मिलित कर लिया जाता है। और दूसरी बात जो है वो कुछ ऐसे खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो खर्चे वास्तविकता में नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप देखिए पिछले 6-7 साल से जितने का बजट बनता है उसका आधा भी खर्च नहीं होता राज्य में। औसत 45 से 48% खर्च का है, जिसमें तनख्वाहें भी सम्मिलित हैं और कर्ज की अदायगी भी सम्मिलित है, जो बिल्कुल टाइम बाउंड है, जिसमें कोई सरकार कुछ गड़बड़ गिफलत नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है जो पूंजीगत व्यय है वो घटता है, वो नहीं होता है। आज या डिसेंट्रलाइज बजट और क्रिटिकल एरियाज का बजट निरंतर घट रहा है। इसलिए इस बजट में कुछ नहीं है, एक ढोल पीटने के लिए 1,11,000 करोड़ की बात कह दी गई है। वस्तुतः ये जो है वास्तविक अर्थों में ये 50,000 करोड़ के आसपास का बजट है। अभी आपने कहा सर 45% जो खर्च नहीं होता, लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जैसे स्वास्थ्य की बात हो, 4,000 करोड़ दे दिए, शिक्षा के लिए इतना 1,000 करोड़ दे दिए हैं, सड़कों के लिए इतना 1,000 करोड़ दे दिए हैं। तो सर, क्या आप मानते हैं कि सब ये आंकड़ों की ही जादूगरी है, जमीन पर कुछ नहीं होता? आपने तो सरकार भी चलाई है। कितनी रियलिस्टिक है बजट इसी से पता चल जाएगा। 400 करोड़ रुपए में सड़कों को ठीक कर रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं 400 करोड़ रुपए में। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बजट जो है धरातली आवश्यकताओं से अलग है। इसमें पीएमजीएसवाई के मद में जो पैसा आएगा केंद्र से वो सब सम्मिलित किए गए हैं, वही सड़क में मेजर वो है, और बाकी कुछ जो नेशनल हाईवेज के उसमें आएगा वो है। तो सड़क निर्माण के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम इसमें नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। एक सर सवाल ये कि 4-5 दिन सत्र को चलाने को लेकर विपक्ष के बड़े सवाल थे कि भाई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद बजट पेश हुआ, तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? कांग्रेस कह रही है कि संविधान के मुताबिक नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं, जो परंपरा से थोड़े हट करके आपने एक ही दिन में दोनों काम कर लिए, ठीक चले, ठीक है। होना ही था पहले गवर्नर का अभिभाषण होता, वो रखा जाता उस पर, उससे क्योंकि अब सरकार के पास नीतिगत संदेश देने के लिए राज्यपाल का अभिभाषण था, उसको तो उन्होंने प्रशंसा भाषण में डाल दिया। वो तो डम बीटर्स बन गए गवर्नर जो है। अब इसलिए उस कमी को दूर करने के लिए बजट पेश किया गया, ताकि मुख्यमंत्री दिशा बोधक बातें कहे आगे की जो है, क्योंकि वर्तमान में बताने के लिए मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने आगे की बातें कह करके अपना काम चला लिया। तो इसलिए ये एक चालाकीपूर्ण निर्णय था। यहाँ एक अच्छी बात हुई कि अब के लगभग 7 दिन और काफी देर तक चर्चा हुई, और अच्छा होता कि जब आप 11 to 6 करते, लेकिन दिन बढ़ाते। अवधि बढ़ानी चाहिए सत्र की। ये देने की जरूरत थी कि हम गैरसैंण बैठना चाहते हैं, भराड़ीसैंण बैठना चाहते हैं। इस हिमालयी राज्य के एक बड़े हिस्से में ये संदेश चला गया है कि हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारी सरकार को हम बोझ लगते हैं, हमारी कठिनाइयाँ वो
उससे वो रूबरू नहीं होना चाहते हैं। जिस ज़िंदगी को हम जीते हैं उस ज़िंदगी के साथ वो सामने नहीं रखना चाहते हैं। मतलब ठंड लगती है, जो जो एक जिंदगी हम देहरादून में जी रहे हैं। ठंड लगती है, एक हिमालयी राज्य की जनता के लिए एक अपमानकारी शब्द है। तो वो उसका उत्तर ढूंढने का ये अवसर था, जिसका अवसर ढूंढने में सत्ता पक्ष फेल हो गया। सर, आपको लगता है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जो शुरुआत आपके टाइम विजय बहुगुणा जी के समय हुई थी कांग्रेस के टाइम पे, तो वो श्रेय बीजेपी ले रही है कि भाई सत्र तो हमने चलाने का काम किया, ग्रीष्मकालीन हमने घोषित किया, कांग्रेस का क्या योगदान है? क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी? हाँ। इससे बड़ा गैरसैंण की जनता का क्या अपमान हो सकता है? आपने बोर्ड लगा दिया गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, और वहां जो है एसडीएम तक नहीं बैठता है। कोई ग्रीष्मकालीन सरकार का कोई नुमाइंदा तो बता दो जो वहां बैठता हो। जो खाली ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए कोई आवेदन आ रहा है, या वहाँ किसी कोई वहाँ का बाशिंदा कोई आवेदन देना चाहता है, उसको ये तो जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की, पहले तो एसडीएम बैठते थे और हमारे डिविजनल हेड्स वहाँ बैठते थे, दूसरे बैठते थे, वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। तो ये तो मजाक है, उपहास है जो है। बजट सत्र ये करने का निर्णय हमारी सरकार ने, विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव था 2000, हमने दिसंबर में सत्र किया था ठंड में, और वहाँ हमने संदेश दिया था कि अगली बार पूरा बजट सत्र, हमारे समय में 20-21 दिन का बजट सत्र होता था, वो पूरा बजट सत्र हम 2018 में बहराइच में करेंगे। लेकिन हम जब हमारी सरकार नहीं रही तो इन्होंने सब टालू मटोलू, कभी किया कभी नहीं किया। अब जब क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ गया, चुनावी दबाव आया, तब इस बार ये 7 दिन का बजट सत्र किया है। और बल्कि हमारे लीडर अपोजिशन ने 21 दिन की बात कही, और मैंने कहा चलो 21 दिन नहीं सही 15 दिन कर दें। बीजेपी कह रही है कि गैरसैंण को कांग्रेस जो है वो चुनावी मुद्दा बनाती है, जब भी वहाँ सत्र आयोजित होता है तभी जनता को बोलने लगते हैं कि देखिए हमने बनाया, हमने किया, जबकि ये भावनात्मक मुद्दा है। हम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने की, विधानसभा तमाम चीजें को डेवलप हमने किया। 9 साल से तुम एक भावनात्मक मुद्दे का समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो आप, इसका मतलब है आप या तो भावना को समझते नहीं हैं या भावना का आदर नहीं करना चाहते हैं। दोनों से एक ही बात तो हो सकती है। हाँ? यदि भाजपा इसको भावनात्मक मुद्दा मानती है तो फिर या तो आप भावना को समझ नहीं रहे या तो उसका आदर नहीं कर रहे। 9 साल से हैं, ये 10वां साल है, और डबल इंजन है यहाँ भी, दिल्ली में भी। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होनी है। मोदी जी को ये कहते हैं बड़े भारी दाता हैं, जब इतना बड़ा दाता है तो लाओ ना। मुझको तो कोई 2,000 करोड़ भी मिल जाते तो मैं उसी समय जो है, मतलब इतने रिकॉर्ड टाइम में कंस्ट्रक्शन करके सचिवालय, विधानसभा भवन तो बना ही दिया था, और आवासीय भवन आदि आदि सब बना देता। बल्कि आएगी तो आप करेंगे। उसके बावजूद जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सारी नीतिगत निर्णय लिए, और हमने टाउन से बहराइच बनाने के लिए ज़मीन अधिकृत भी की, और ये हुड्डा नाम की संस्था को काम भी सौंपा। सचिवालय के लिए 57 करोड़ रुपया दिया हमने, वह बीपीएलए में पड़ा हुआ होगा यदि उन्होंने उसको कहीं इधर उधर खयानत नहीं किया हो। तो ये तो एक कदम, एक ईंट उसके बाद नहीं बढ़ा पाए। बल्कि मैंने कहा किसी से, मैंने कहा 1,11,000 कुछ का बजट ये कहते हैं, और उसमें 111 करोड़ भी गैरसैंण के नाम पर नहीं है। 11 करोड़ भी है नहीं है, मुझे, मैंने कहा आश्चर्य है बहराइच के नाम पर जो है। सर, विधानसभा के अंदर कुछ ऐसी बयानबाजियां हुई हैं जो कहीं ना कहीं मर्यादा के दौर में नहीं रही हैं। सर, जैसे सुबोध उनियाल मंत्री कह रहे हैं आपके विधायक को कि आपकी पार्टी कुपोषित है, आप खुद कुपोषित हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं हाथ में गंगा जल लेकर कह सकता हूं कि यशपाल अरे शराब नहीं पीते। ये बयानबाजियां सर, ये स्तर क्यों गिर रहा है? इस स्तर है, इसीलिए उत्तराखंड जैसे सुसंस्कृत राज्य की विधानसभा का संसदीय कार्य मंत्री यदि सदन में तू तू करके बात करेगा, कुछ इसलिए ज़्यादा कुछ कहने में भी हमको शर्मिंदगी होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है
यही नहीं, और दूसरे सवालों पर भी जो सरकार का रवैया रहा है बड़ा लचर रहा है। अब उनके मंत्रियों को ये मालूम नहीं कि नीतिगत बयान सदन में दिए जाते, जब सदन में होता है तब तो बाहर नहीं दिए जाते, और सदन के बाहर उनके एक वरिष्ठ मंत्री ने कह दिया कि ये भवन जो है इसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई गनीमत है, चलो उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ से मैं उपदेश दिया करूँगा, ये उपदेश स्थल बना देता हूँ करके। सर, आपको क्या लगता है, सतपाल महाराज जी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बनाना, ये कहना, ये एक पूरा सुनियोजित तरीके से कहा गया है या स्लिप ऑफ टंग है सतपाल महाराज? आपको एक बात बताती चलूं, ये महाशय उनमें से हैं जिन्होंने वहां भूमि पूजन किया है। साथ ही रहे हैं सर आपके। जो लोग आज मंत्रिमंडल में भी इसका विरोध कर रहे हैं, या जो राजनेता यहाँ के विरोध कर रहे हैं, 2013 में जब दैवीय आपदा आ गई और केदारनाथ में भयंकर वो हुआ, तो इनको लगा कि आप खलबली में जो है बौखलाहट में इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप गैरसैंण के मुद्दे को करो, गैरसैंण को मुद्दा बनाओ। और वहाँ तत्कालीन सरकार ने, विजय बहुगुणा जी की सरकार ने, उनके मंत्रिमंडल ने एक बैठक की और वहाँ फैसला किया कि यहाँ विधानसभा भवन बनाएंगे, उसका शिलान्यास किया है इन लोगों ने। तो ये तो अपने कर्मों के साथ ईमानदार नहीं है जो इनके हाथ के कर्म हैं, किससे कहा जाए। और हमने, क्योंकि एक निर्णय था, हमने तो जो पहली सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री के वादे भी हमने पूरे किए। हाँ, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ, मैंने मुख्यमंत्रियों के किए हुए जितने वादे थे 95% अपने वादों सहित जो है 3 साल के अंदर पूरे किए। 3 साल के अंदर पूरे किए। मैंने कहा ये रिकॉर्ड, ऑल टाइम रिकॉर्ड होगा जो हमारी सरकार ने उस समय बनाया। एक सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर मुख्यमंत्री बहुत बातें करते हैं कि डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, हरी नीली पीली चादरें नहीं बिछने देंगे, मज़ारे नहीं बनने देंगे, वे 12,000 एकड़ ज़मीन मुक्त कराई है। तो किसके लिए बोले जा रहे हैं सर? जिहाद नहीं होने देंगे, लैंड जिहाद, लव जिहाद। ये तो आप सब जानते हैं इनको, तो बल्कि अब तो जो दाढ़ी वाला मिल रहा है उसी को ये उस पर कटाक्ष करने लग जा रहे हैं। आप भी जरा सावधान रहिएगा, दूसरे लोग भी सावधान रहें। ये तो बिना हिंदू मुसलमान के कोई काम करना ही नहीं चाहते। अब मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भारत के आज़ादी के वक्त में जिन लोगों ने फैसला किया कि ये उनकी धरती है, वो हिंदुस्तान में रहे हैं, तो उनका हक उतना ही तो होगा जितना हरीश रावत का या पुष्कर सिंह धामी या नरेंद्र मोदी जी का होगा। कर्तव्य भी उतने ही होंगे। तो आप उनको किस नज़र से देखना चाहते हैं? और दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि विभाजन नहीं होना चाहिए था देश का। इसका मतलब है विभाजन नहीं होता जब आपको मुसलमानों की इतनी संख्या आज इतनी अखर रही हिंदुस्तान में, तो अविभाजित हिंदुस्तान में तो फिर आप तो पगला गए होते अभी तक भाजपा के लोग, जिसको एक घुसपैठ कहते हैं। अरे बांग्लादेश की लड़ाई में के वक्त में, उससे पहले पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर के जो लोग यहाँ आए, हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत और एक पड़ोसी के कर्तव्य के तहत संसद ने सर्वसम्मति से उनको कहा ये इनको बसाया जाना चाहिए करके, और आप उनको आज घुसपैठिए कह देते हैं। जो लोग 1971 के उसमें आए, आप उनको घुसपैठिए कहते हैं। और यदि कुछ घुसपैठिए चोरी छिपे आ रहे हैं, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, तो आ सकते हैं। हमारी सरकार ने, यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 28,000 से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया। और ये तथ्य है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 साल में 28 को भी डिपोर्ट नहीं कर पाई है। 28 को, हमारे समय में 28,000 से ज्यादा किए गए, और ये 28 को भी डिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं। डेमोग्राफिक चेंज का सीधा अर्थ है यदि कि भाई जो वहाँ के स्थायी निवासी लंबे समय से जो वहाँ प्रवास कर रहे हैं, या
जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके अलावा जो हाल फिलहाल में राज्य बनने के बाद आए, यदि वो संख्या है, उसको कहा जा सकता है कि ये डेमोग्राफी में राज्य बनने के बाद बदलाव आया। मेरा दावा है कि 15 साल भाजपा की सरकार रही, सबसे ज्यादा ऐसी आगमन उस काल में हुआ, ज्यादातर लोगों का जो है। हमारे समय में हमने उद्योग जितने लगे, हमने कहा भाई 70% स्थानीय नौजवानों को नौकरी मिलेगी। डेमोग्राफिक चेंज हो सकता था क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के और बगल के लोग आ सकते थे। हमने एक बार लगा दी, हमने कहा नहीं, 70% स्थानीय नौजवान। लोगों ने फायदा भी उठाया, हमारे आने के बाद उसको खत्म कर दिया इन्होंने। तो आज जो है जितने उद्योग लगे हुए हैं, उधम सिंह नगर में हो या हरिद्वार में हो, उनमें ज़्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग हैं। अच्छा, जमीनों पर हमारे समय में हमने 250 गज से ज़्यादा खरीदने पर रोक थी। आपने वो रोक हटा दी। आपने विधानसभा में कानून बना के कह दिया कि कोई आए उत्तराखंड के अंदर मोस्ट वेलकम, जितनी जमीन चाहे खरीदे। अब जिन लोगों ने जमीनें खरीद ली, बल्कि आप इनकी सक्सेसिव सरकार ने अपनी आमदनी का उसको जरिया बना लिया, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री आदि में जो पैसा वैसा आता है उसको आमदनी का जरिया बना लिया। बल्कि आप तो लोग कह रहे हैं कि जो जमीनें बिकी हैं उसका माल जो है दुबई गया है? और लोग कह रहे हैं वो दुबई में जो इन्वेस्टमेंट आजकल डूब रहे हैं उनमें जो है उत्तराखंड के भी कुछ लोगों के इन्वेस्टमेंट है। ये लोगों में चर्चा है, कितना हकीकत है मैं नहीं जानता। लेकिन बहरहाल ये तो जो जमीनें खरीदी गई उनमें खरीदने वाले लोग कौन हैं? और मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, यदि 80% डेमोग्राफिक चेंज भाजपा के समय में नहीं हुआ होगा तो हम स्वीकार करेंगे। 80% यदि भाजपा के समय में हुआ है। लेकिन क्या है, मुख्यमंत्री जी बहुत चतुर खिलाड़ी है, बड़ा हर समय मुस्कुराते रहते हैं। शातिर चोर जो होता है, जब मोहल्ले से चोरी करके जाता है, खुटका हो जाता है लोगों को, कोई आ गया तो लोग निकलते हैं चोर चोर कहने के लिए। तो ये चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज करते भाजपा पकड़ी जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी शातिर चोर की तरीके से आगे की तरफ इशारा कर रहे हैं, चोर 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 चोर। मतलब लोग कहें डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं तो कांग्रेस के समय में हुए। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका एक बयान कह सकते हैं या फिर उसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर के बड़ी चर्चाएं रही कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का, इसी से जुड़ा हुआ है, डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ, कि भाई आईएमए के पास ज़मीन देने की बात कांग्रेस के टाइम पर हुई, आपके पार्टी के मुस्लिम नेता थे वो, तो सर ये क्या बयान है? कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग मीडिया का कोई रूप, प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक में भी जो अलग अलग तरीके के आज इसके तरीके नुमाया हैं, कोई व्यक्ति किसी भी कांग्रेस के नेता का, महत्वपूर्ण नेता का ये बयान दिखा दे कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई दिखा दे। मैं तो पहले 50,000 किया, फिर 1 लाख किया, फिर 2 लाख बढ़ाया, फिर 5 लाख किया, फिर 10,000 किया। अब मैंने कह दिया मैं अपनी पूरी संपत्ति कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने कहा कोई दिखाओ तो सही, वो बयान दिखाओ कहाँ है। आपकी पार्टी के मुस्लिम नेता थे जो जिन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी बात हरीश रावत जी से होगी, उन्होंने मुझे वायदा किया है कि सरकार आ रही है तो बना देंगे। मैं यदि ये कहूँगा, कह दूँ ऐसे कहीं किसी से भी कि एचएनएन से मेरी बात हो गई है, अब एचएनएन जो है आज से मेरा चैनल हो गया, या उससे बात हो गई है, वो कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कर लेगा जिसका मैं दावा कर दूं। दूसरी बात, वो हमारी पार्टी के नेता नहीं थे। किसके सामने कहा मैं नहीं जानता, किसने क्या कहा, लेकिन प्रचारित ये किया गया कि हरीश रावत ने कहा। तो दिखाए ना बयान। ईमानदारी का तकाजा है कि नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक,
उसका प्रमाण दिखाएं, कहीं तो कुछ उसका जड़ टूक कहीं तो होगा। आप तो राजनीति छोड़ देंगे। और कैसे ऐसी मूर्खतापूर्ण बात एक मुख्यमंत्री, ये दुष्प्रचार करने वाली भाजपा के नेता कर सकते हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बात। भारत का संविधान आज़ादी के बाद जो ये दो यूनिवर्सिटी बनी धर्म के नाम पर, मुस्लिम और हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आज़ादी से पहले बनी। आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें रोक लगा दी कि धर्म के नाम पर, हाँ, जैसे आपको त्योहार आपका है, वो संस्कृति का पहलू माना जाता है, उसके नाम पर तो आपको छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि गीता पाठ करूँगा या हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मुझे छुट्टी दी जाए, तो नहीं, सरकारी तौर पर छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो ये हमारा कानून जो कहता है, संविधान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई मूर्खता, कोई सरकार ने छुट्टी दे सकती है इस तरीके के धर्म के नाम पर, धर्म विशेष के लिए, उसकी प्रार्थना के नाम पर, न मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना सकती है, कोई शिक्षण संस्था बना सकती है। धन्य हो उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां 80% से ज्यादा लिटरेसी है, उस राज्य के लोगों को भाजपा ने इतने बड़े झूठ के जरिए 2022 के अंदर ठग दिया। और आज भी सीना तान करके कहते हैं, इस बात को दोहराते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ मुद्दा है ही नहीं। सवाल महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, जो सवाल राज्य के लोगों के सामने हैं, भ्रष्टाचार, दूसरे सवाल, उनके जवाब नहीं है, इसलिए इसी को आगे करने की कोशिश करते। मगर ये स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड के लोगों का अपमान है। और यदि उत्तराखंड दंड नहीं देता है इसके लिए भाजपा को, तो फिर आने वाला समय, उनके जो आज के लोग हैं, उनके जो बच्चे आएंगे, वो कहेंगे कभी हमारे बुजुर्गों ने ऐसी गलती की थी कि एक झूठ को पर अपने झूठ के आधार पर अपने वोट देने का काम किया। और यही काम है, यही कारण है कि ये 9 साल के अंदर सब उल्टा हो रहा है। उत्तराखंड राज्य जिस सोच के लेकर के बना था, वो बुनियाद उसकी खोखली हो रही है। ज्वलंत मुद्दा है। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, देश के अंदर गैस की बहुत किल्लत हो रही है और प्रधानमंत्री जी कल बोले कि भाई कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे हैं, इसी वजह से लाइनें लगी हुई हैं देश के अंदर, और देश के अंदर गैस की कोई कमी नहीं है। भारत जो है दुनिया को एनर्जी के क्षेत्र में मदद कर सकता है, इतनी ताकत भारत के पास है। हम 3 बातें पूछते हैं मोदी जी से। पहली बात, पहले 15 दिन की मियाद थी शायद, फिर उसको 25 दिन किया गया है। हाँ, 25 किया। ये क्यों किया आपने? जिस समय क्राइसिस पैदा हुई है, ये कह करके आपने सिलेंडर के प्रोस्पेक्टिव बायर को ये कह दिया कि सिलेंडर की किल्लत होने जा रही है। तो पहला संदेश जो रणनीतिक तरीके से गलत था, वो सरकार ने दिया। और आपने कॉमर्शियल सिलेंडर इत्यादि की खरीद को घोषित किया कि इसको रोक लगा दी गई है। तो ये तो आप हैं जिन्होंने कह दिया इसकी सप्लाई कम हो रही है। अच्छा, लोग देख रहे और में क्या हो रहा है, किस तरीके से वहाँ की रिफाइनरियाँ जल रही हैं, क्या क्राइसिस है। रोज मीडिया चीख करके, आप सब लोग जो मोदी जी के गण लोग हैं, हमारे मीडिया के लोग चीख करके कह ही रहे हैं कि तेल ये हो जाएगा, कीमतें वहाँ पहुँच जाएंगी, इसका अभाव पैदा हो जाएगा। तो आपको चाहिए था कि आप स्ट्रेटेजिकली इस बात को क्लियर करते कि नहीं, कि हमारे पास कितना स्टॉक है, और वो स्टॉक प्रत्येक उनसे कहते कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एज इट इज सप्लाई चलेगी, एज इट इज। हाँ। और दूसरी तरफ मशीनरी को कहते कि कालाबाजारी को रोको, बिना हल्ला गुल्ला मचाए। आपने मशीनरी पूरी झोंक दी, पूरा, बल्कि ये लगा लो कि ये गैस के, मैंने देखा कई लोगों ने मेरे पास फोटो भेजे हैं, गैस के गोदामों के आगे लाइन लगा करके खड़े होने वालों में ज़्यादातर भाजपा के नेता है। कांग्रेस के नेता तो अभी विश्वास कर रहे हैं कि मिल जाएगा हमको, आज नहीं तो कल मिल जाएगा।
लेकिन भाजपा के नेताओं को अपनी सरकार पर विश्वास नहीं हो तो लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। आप देख लीजिए, आप फोटोग्राफ मिला करके देख लीजिए। तीसरी बात, चीन महाशक्ति, हम भी उसके कंपटीटर हैं। चीन ने इसको एंटिसिपेट करके ईरान के साथ अपने संबंधों को किसी तरीके से नॉर्मलाइज किया, और ईरान हमको स्वाभाविक मित्र मानता था। चाहे बाहर के समय में तो मोदी जी ने जो कुछ ईरान के तारीफ में कसीदे पढ़े और हमारे ऐतिहासिक संबंधों की जो बातें कही, वो तो अभी देश भूला नहीं होगा। तो और ईरान ने भी रेसिप्रोकेट किया, हमको भी अच्छा लगा कि रुपये में हमको तेल देने लग गया। आपने अमेरिका के दबाव में पहले तेल बंद कर दिया रुपये में जो खरीदा जाता था, फिर रूस से आने वाला बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में, और इस समय भी जो रास्ता चीन ने फॉलो किया था, आपको भी वही रास्ता फॉलो करना चाहिए था। अपने संबंध सुधार लेने चाहिए थे, तो आपने संबंध नहीं सुधारा, संकेत नहीं दिया, और इसकी वजह से जो है सब पर जो रोक लगी हम पे भी लग गई। और जैसे ही आपने बातचीत की तो उन्होंने थैंक यू ईरान, उन्होंने 2 हमारे शिप आने दिए हैं, अभी और आगे भी आने देंगे। तो आपने रणनीतिक फेलियर इस सरकार का था, जिसकी वजह से आज ये संकट क्रूड ऑयल का खड़ा हुआ है। सत्यता ये है, इसके पीछे क्रूड ऑयल के और गैस के इनके दामों को बढ़ाना, और जो अंबानीज के और दूसरे उसमें तेल वेशनों से गैस निकल रही है उसके दामों को बढ़ाना है, ताकि स्थायी रूप से उनको कल लाभ दिया जा सके। इसलिए ये अभाव को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने मित्रों की मदद के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उपयोग किया है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए थे हरीश रावत जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ सचिन वर्मा, HNN न्यूज़, देहरादून।